ये सारे महाराष्ट्रियन मजदूरों के लड़के थे। उनका एक लीडर था महज 22 साल का। उसका नाम था राजन निकालजे, राजन सदाशिव निकालजे। ये एक महाराष्ट्रियन मजदूर का लड़का था। उसके पापा मुंबई के नजदीक थाने में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसमें काम करते थे। उस कंपनी का नाम था होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स। राजन निकालजे को गोल्डन गैंग में शामिल कर लिया गया और यहीं पर राजन नायर जो सरगना था, उसका नाम पड़ा बड़ा राजन और राजन निकालजे का नाम पड़ा छोटा राजन। वो जहां रहता था चेंबूर के तिलक नगर में, वहां पे उसने एक गणेश मंडल शुरू किया था जिसका नाम था सह्याद्री क्रीड़ा मंडल। इसी सह्याद्री मंडल की वजह से छोटा राजन की मुलाकात हुई सुजाता ननावरे से। सुजाता ननावरे उसी तिलक नगर के एरिया में रहती थी। राजन उसे बहुत पहले से जानता था और मन ही मन में चाहता भी था। अब्दुल कुंजू ने चंद्रशेखर सफालिका नाम के ऑटो रिक्शा ड्राइवर को इस काम के लिए चुना और 30 सितंबर 1983 के दिन कोर्ट रूम के अंदर ही बड़ा राजन के ऊपर 4 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर की गई। दाऊद ने अपने नकली पासपोर्ट से दिल्ली तक फ्लाइट ली और फिर दिल्ली से उसने दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। अब मुंबई के अंदर डी कंपनी का बॉस था छोटा राजन। सहकार सिनेमा पर ब्लैक में टिकट बेचने वाला एक मामूली लड़का से मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन, ये पूरा जर्नी राजन निकालजे ने तय किया हुआ था। दाऊद दुबई में था, लेकिन मुंबई की सड़कों पर सिक्का छोटा राजन का चलता था। हफ्ता वसूली, स्मगलिंग, जमीनों के सौदे, ये सब कुछ उसके ऊपर पूरा कंट्रोल छोटा राजन का था। इसी दरमियान डी कंपनी के लोग छोटा राजन को नाना के नाम से जानने लगे। छोटा राजन का खौफ उस वक्त में, उस जमाने में इतना था कि एक फोन कॉल के अंदर डील फाइनल हो जाती थी, करोड़ों के सौदे तय हो जाते थे। वो दाऊद का सबसे बड़ा वफादार और राइट हैंड बन चुका था। इसी दौरान करीब 1987 के अंदर छोटा राजन की पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक मोड़ आया। चेंबूर के दिनों से ही उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजाता ननावरे। जब छोटा राजन ने सुजाता ननावरे से शादी करने का डिसीजन लिया और ये बात जब दाऊद को पता चली, तो दाऊद ने पर्सनली छोटा राजन को और सुजाता को दुबई बुला लिया और वहां पे उनकी शादी रचाई। दुबई के एक बहुत बड़े होटल के अंदर छोटा राजन के शादी का रिसेप्शन रखा गया। इस रिसेप्शन के अंदर बड़े बड़े शेख और वहां के स्मगलर शामिल हुए। जितने भी मेहमान आ रहे थे, सबका स्वागत खुद दाऊद और उसकी बीवी महजबीन कर रहे थे। इसी साल 1987 में ही मुंबई में एक और घटना घटी जिसकी वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड के डायनामिक्स बदल गए। मुंबई के अंदर एक सबर्ब है जिसका नाम है जोगेश्वरी। इस जोगेश्वरी के अंदर एक वेकेंट लैंड का टुकड़ा था, एज इन एक वेकेंट लैंड प्लॉट था। वो प्लॉट बहुत बड़ा था और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर था और इसीलिए उस वक्त, उस जमाने में उसकी कीमत, उसकी मार्केट प्राइस थी 50 करोड़ रुपया। दोस्तों, 1987 के 50 करोड़ रुपए का मतलब होता है आज के जमाने के कम से कम 1,500 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी वैल्यू थी उस प्लॉट की। ये प्लॉट वहां के किसी लोकल बिल्डर का था। उसको उस प्रोजेक्ट उस लैंड के ऊपर खड़ा करना था, लेकिन उस जमाने में किसी भी बिल्डर को कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना होता था तो वो डी कंपनी के प्रोटेक्शन के बगैर नहीं कर सकता था। डी कंपनी का पूरा फाइनेंस उस वक्त शरद शेट्टी संभालता था। उसकी शुरुआत भी मुंबई से ही हुई थी, लेकिन बाद में वो दाऊद के साथ ही दुबई चला गया था और वहीं पर बस गया था। यहां पर मुंबई के अंदर डी कंपनी की कमान छोटा राजन संभाल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ही, छोटा राजन के साथ ही रमा नाइक, बाबू रेशिम और अरुण गवली भी डी कंपनी का हिस्सा थे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना।
एक ऐसा वक्त भी था जब अरुण गवली डी कंपनी में दाऊद के साथ काम करता था। शुरुआती दिनों में इनिशियली रमा नाइक, बाबू रेशिम और अरुण गवली ने मिलकर BRA गैंग बनाई थी, जिसे भाईखला गैंग भी कहा जाता था। BRA गैंग का और दाऊद के डी कंपनी का शुरुआती दौर में रिश्ता बहुत अच्छा था। इन दोनों को एक दूसरे को ये लोग कॉपरेट करते थे। उतना ही नहीं तो इन तीनों ने अपने साथियों के साथ ये तय किया कि वो सब मिलके डी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। इन तीनों के अंदर रमा नाइक, बाबू रेशिम और अरुण गवली के अंदर रमा नाइक सबसे सीनियर भी था और खौफनाक भी। मुंबई के सड़कों पर उसकी दहशत थी। ये जो लैंड प्लॉट था जोगेश्वरी का, इस लैंड प्लॉट के अंदर शरद शेट्टी बड़ा इंटरेस्टेड था। उसने अपने पर्सनल पैसे, अपना पर्सनल फाइनेंस का पैसा उसने उस बिल्डर को दे दिया था ताकि उस जगह के ऊपर, उस लैंड प्लॉट के ऊपर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सके। इस प्रोजेक्ट से शरद शेट्टी को बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला था। बात यह थी कि इसी प्लॉट के अंदर रमा नाइक भी इंटरेस्टेड था। रमा नाइक इस प्लॉट को हथियाना चाहता था। उसने उस बिल्डर को कई बार धमकियां भी दे दी थी और उसे जब पता चला कि इस प्लॉट के अंदर जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें शरद शेट्टी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, शरद शेट्टी इंटरेस्टेड है, तब रमा नाइक ने शरद शेट्टी को फोन करके भी उसे धमकी दे डाली। दोनों डी कंपनी के ही मेंबर्स थे। रमा नाइक और शरद शेट्टी दोनों डी कंपनी के ही मेंबर्स थे, लेकिन प्लॉट की कीमत इतनी बड़ी थी कि दोनों में से कोई भी उस प्लॉट को और डील को छोड़ना नहीं चाहता था। बात बढ़ती गई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रमा नाइक ने उस बिल्डर को और शरद शेट्टी को दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। ये बात जब दाऊद को पता चली कि मेरे ही गैंग के दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तब उसने रमा नाइक को दुबई बुला लिया। दुबई में एक एरिया है जिसका नाम है जुमेरा। इस जुमेरा एरिया के अंदर अल वस्ल रोड पर दाऊद का रेसिडेंस और ऑफिस था और उसका नाम था व्हाइट हाउस। इसी व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी गई दाऊद, रमा नाइक और शरद शेट्टी के बीच में। पर्पस यह था कि जो भी मसला है वो शांति से बैठ के बात करके सुलझाया जाए। मीटिंग हुई, दाऊद ने दोनों की बात सुन ली, रमा नाइक की भी बात सुन ली और शरद शेट्टी की भी बात सुन ली और मीटिंग के एंड में दाऊद ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला यह था कि दाऊद ने रमा नाइक को कहा कि तू इस प्लॉट के अंदर दखलंदाजी करना बंद कर दे, शरद शेट्टी को यह प्लॉट और यह प्रोजेक्ट करने दे, तू इसके बीच में नहीं आएगा। दाऊद का फैसला सुनने के बाद शरद शेट्टी तो खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन रमा नाइक आग बबूला हो रहा था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मीटिंग के अंदर सबके सामने उसने दाऊद को गालियां दे दी और वो वहां से निकलकर मुंबई चला आया। दाऊद की एक आदत थी, उसको जब भी ऐसा लगता था कि कोई भी इंसान वो उसके खिलाफ जा सकता है, जरा सा भी अगर उसको अंदाजा भी हो जाता तो वो उस इंसान को खत्म कर देता था। रमा नाइक और दाऊद के रिलेशन कई सालों के थे। रमा नाइक ने कई बार दाऊद को हेल्प की थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी दुबई के अंदर जो किस्सा हुआ, जब रमा नाइक ने दाऊद को गालियां दी, उसके बाद दाऊद ने तय किया कि रमा नाइक को खत्म करना जरूरी है। 21 जून 1987 का वो दिन था। चेंबूर के एक सैलून में रमा नाइक हेयर कट करवाने के लिए गया था। चेंबूर पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर थे, राजेंद्र काटदरे, उन्हें एक अननोन फोन कॉल आया। उस फोन कॉल के अंदर रमा नाइक की एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई। पुलिस वैसे भी रमा नाइक को कई सालों से कई सारी चीजों के अंदर, कई सारे केसेस के अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन रमा नाइक उन्हें मिल नहीं रहा था। राजेंद्र काटदरे को जैसे ही रमा नाइक की लोकेशन मिली, वो अपनी पुलिस कंपनी लेकर उस सैलून पर पहुंच गए। जैसे ही उस सैलून पर पुलिस को देखा, रमा नाइक ने तुरंत अपनी पिस्टल बाहर निकाली
पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए तुरंत सभी पुलिस वालों की तरफ से रमा नाइक पर गोलियों की बौछार की गई और उसी चेंबूर के सलोन के अंदर रमा नाइक खत्म हो गया। दोस्तों, अगर यह इंसिडेंस नहीं होता, रमा नाइक को मारने का इंसिडेंस अगर नहीं होता, तो शायद दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन अरुण गवली दाऊद से अलग कभी होता ही नहीं, वो उसका दुश्मन कभी बनता ही नहीं। और इसीलिए इस घटना की मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में अहमियत बहुत ज्यादा है। रमा नाइक अरुण गवली के लिए अपने भाई जैसा था, उतना ही नहीं तो वो उसे अपना मेंटोर मानता था। रमा नाइक के मरने का बहुत बड़ा सदमा अरुण गवली को लगा और जब उन्हें पता चला कि इस किलिंग के पीछे, इस एनकाउंटर के पीछे दाऊद का हाथ है, तब अरुण गवली, बाबू रेशीम और उनके साथ कई लोग डी कंपनी को छोड़कर चले गए। वो निकल गए डी कंपनी से और उन्होंने अपना अलग से खुद का गैंग शुरू किया। इस वक्त तक जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, रमा नाइक के असैसिनेशन की जो हम अभी बात कर रहे हैं, इस वक्त तक मुंबई के अंदर अमर नाइक छोड़ के बाकी कोई बड़ा गैंग बचा ही नहीं था। लेकिन अब दो बड़े गैंग आमने सामने आ चुके थे। एक थी डी कंपनी और दूसरी थी अरुण गवली की गैंग। दोनों लोग आमने सामने आ चुके थे। मुंबई के अंदर डी कंपनी का ऑपरेशन संभाल रहा था छोटा राजन और इसीलिए छोटा राजन और अरुण गवली अब आमने सामने आ चुके थे। अरुण गवली रमा नाइक के मर्डर का बदला लेना चाहता था। उतना ही नहीं, अब तो ये वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी थी कि मुंबई पर कौन राज कर रहा है। अगर डी कंपनी के वर्चस्व को हिलाना है, खत्म करना है, तो डी कंपनी के फाइनेंसेस को तोड़ना जरूरी था। मुंबई में डी कंपनी का फाइनेंस देखता था सतीश राजे। मुंबई के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डी कंपनी के होते थे, हफ्ता वसूली होती थी, बिल्डर्स से पैसे लिए जाते थे, गोल्ड का पूरा कारोबार कंट्रोल किया जाता था, यह सब कुछ करने के पीछे था सतीश राजे। रमा नाइक का बदला लेने के लिए अरुण गवली ने सतीश राजे को टारगेट किया। उसके लोगों ने माझगांव नागपाड़ा जंक्शन पर सतीश राजे की गाड़ी रोकी, गाड़ी के शीशे हथौड़ों से तोड़े गए और उसके बाद सतीश राजे के ऊपर गोलियों की बौछार की गई। यह पहला ऐसा केस है दोस्तों जिसके अंदर मुंबई के अंदर हथौड़ों से शीशे तोड़े गए कार के, क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी और उसके बाद गोलियां चलाई गई। सतीश राजे की मौत के बाद दाऊद बौखला गया था। उसने छोटा राजन को हुक्म दिया कि सतीश राजे की मौत का बदला लिया जाए। छोटा राजन ने अरुण गवली का गुरु और कांजूर मार्ग का खूंखार डॉन अशोक जोशी को इस बार निशाना बनाया। छोटा राजन ने एक अकल्पनीय प्लान बनाया। 3 दिसंबर 1988 के दिन अशोक जोशी अपने किसी काम से अपनी मारुति कार लेकर मुंबई से पुणे जाने वाला था। मुंबई से पुणे जाने के लिए उसे एक ड्राइवर की जरूरत थी। अरुण गवली ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ऐसा एक ड्राइवर था अरुण गवली का, जिसका नाम था श्याम सुंदर नायर। श्याम सुंदर नायर का एक गैरेज था भाईखला के अंदर, दगड़ी चौल के नजदीक, और एज अ पार्ट टाइम जॉब वो ड्राइवरी भी करता था, गाड़ी भी चलाता था। अरुण गवली ने श्याम सुंदर नायर को कहा कि वो ड्राइवर बने अशोक जोशी के लिए और उसे मुंबई से अशोक जोशी की कार में ही पूना ले जाए। छोटा राजन ने कब, कैसे और क्या किया पता नहीं, लेकिन अरुण गवली का सबसे भरोसेमंद ड्राइवर श्याम सुंदर नायर बिक चुका था, छोटा राजन को जाकर मिल चुका था। जब 3 दिसंबर 1988 के दिन अशोक जोशी मुंबई से पुणे जा रहा था और श्याम सुंदर नायर उसका ड्राइवर था, तब गाड़ी निकलने के पहले उसी वक्त श्याम सुंदर नायर ने छोटा राजन को मैसेज भिजवा दिया था। मुंबई से पुणे जाते वक्त
रास्ते में करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर एक जगह आती है जिसका नाम है पनवेल। श्याम सुंदर नायर ने जानबूझकर अपनी कार में पेट्रोल कम रखा था ताकि जब वो मुंबई से निकले, पनवेल आने तक कार का पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुका था। ये जो 1-1.5 घंटे का समय था ना, बस इतना ही समय था छोटा राजन के पास तैयारी करने के लिए। उसने बहुत ही क्विकली 15 लोगों की एक टीम तैयार की जिसे सुनील सावंत लीड कर रहा था। ये 15 लोग 3 कारों में बैठे और ये कारें मुंबई से निकली और पनवेल आकर रुकी। पनवेल में हाईवे के ऊपर एक पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे जाके ये तीनों कारें रुक गई और तीनों कारें वेट कर रही थी। श्याम सुंदर नायर जब पनवेल पहुंचा तब उसने अशोक जोशी को कहा कि पेट्रोल भरवाना जरूरी है, पेट्रोल खत्म होने आ चुका है। और श्याम सुंदर नायर भी पनवेल के उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया। पेट्रोल पंप के अंदर गाड़ी गई, पेट्रोल भरा गया। पेट्रोल भरने के बाद पेट्रोल पंप से गाड़ी थोड़ी सी बाहर आई श्याम सुंदर नायर की और उसके बाद गाड़ी वहीं पे रुक गई। श्याम सुंदर नायर ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाजू में अशोक जोशी बैठा हुआ था और उसके पीछे पीछे की सीट पर अशोक जोशी के 3 लड़के बैठे हुए थे। अशोक जोशी को समझ में नहीं आया कि श्याम सुंदर नायर ने गाड़ी क्यों रोकी। गाड़ी रोकने के बाद श्याम सुंदर नायर ने 2 बार अपने हेडलाइट का डिपर मारा। शुरुआत में तो अशोक जोशी को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जिस सेकंड को श्याम सुंदर नायर ने डिपर मारा, उस सेकंड को अशोक जोशी समझ चुका था कि उसका गेम सेट हो चुका है। जो 3 कारें पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी थी, उन 3 कारों में से वो 15 लोग तुरंत बाहर निकले और दौड़ते हुए अशोक जोशी के पास आए। वो लोग आ रहे थे, सामने से दिख रहे थे अशोक जोशी को। अशोक जोशी ने खुद की पिस्तौल बाहर निकाली और सबसे पहली गोली मारी श्याम सुंदर नायर के सर में। श्याम सुंदर नायर मर चुका था। अशोक जोशी चिल्ला चिल्ला के अपने लड़कों को बोल रहा था राइफल्स निकालने के लिए, लेकिन तब तक इन 15 लोगों ने अशोक जोशी की कार घेर ली थी। सभी के हाथ में AK-47 राइफल थी और सब ने एक साथ फायरिंग करना शुरू किया। अशोक जोशी और उसके तीनों लड़के ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके थे। छोटा राजन ने इस ऑपरेशन को क्लिनिकल प्रिसीजन से एग्जीक्यूट किया था। जिस स्पीड से उसने प्लानिंग की और एग्जीक्यूट किया, यह देखकर खुद अरुण गौली भी हिल चुका था। लेकिन अशोक जोशी की मौत तो एक शुरुआत थी। छोटा राजन का बदला लेने का तरीका बहुत ही खूंखार था। उसने ऐसा कुछ कर दिया कि उसे देखकर अरुण गौली फूट फूट कर रोने लगा। उस जमाने में अंडरवर्ल्ड में एक अनरिटन रूल था कि फैमिली को हाथ लगाने का नहीं। जो भी फैमिली मेंबर्स एक्टिव क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, गैंग के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें हाथ लगाया नहीं जाता था। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा छोटा राजन ने क्रॉस कर दी। अरुण गौली के बड़े भाई का नाम था किशोर गौली। खुद अरुण गौली और बाकी सारे गैंग के मेंबर्स किशोर गौली को पापा गौली के नाम से बुलाते थे। पापा गौली कभी भी अरुण गौली के एक्टिव गैंग ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं रहा था। वो कभी भी किसी भी ऑपरेशन में नहीं गया हुआ था। लेकिन अरुण गौली के लिए पापा गौली एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट था, बहुत बड़ा मेंटोर था। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती, जब भी अरुण गौली प्रॉब्लम में आता, टेंशन में आता, तो उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था पापा गौली। अशोक जोशी के मौत के बाद गौली गैंग कोई भी पलटवार करे, उससे पहले छोटा राजन को अरुण गौली को एक ऐसा झटका देना था कि पूरी की पूरी गौली गैंग तहस नहस हो जाए।
किसी एक या दो शूटर्स को, गौली गैंग के किसी एक या दो शूटर्स को मारने से कुछ नहीं होने वाला था। गौली गैंग को, खासकर अरुण गौली को मेंटली खत्म करना जरूरी था और इसीलिए अरुण गौली के सबसे बड़े मेंटल सपोर्ट सिस्टम पर अटैक छोटा राजन को करना था। उसने पापा गौली को निशाना बनाया। अरुण गौली कभी भी दगड़ी चौल से बाहर नहीं निकलता था। दगड़ी चौल के उन लोहे के गेट्स के अंदर एट एनी टाइम कम से कम 50 से 60 लोगों का पहरा होता था, लेकिन पापा गौली दगड़ी चौल से आराम से बाहर निकलता था, अपने सारे काम करता था और वापस दगड़ी चौल के अंदर वापस आ जाता था। उसे अपने सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो ये मान के चल रहा था कि अंडरवर्ल्ड में ये रूल है कि फैमिली मेंबर्स को कभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो जब बाहर जाता था तब उसके साथ कोई अपनी सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, उसके पास कोई अपना वेपन भी नहीं होता था। मुंबई के माहिम इलाके में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है शीतला देवी मंदिर। पापा गौली की इस शीतला देवी मंदिर पर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। वो हर रोज शीतला देवी के दर्शन करने इस मंदिर में आया करता था। छोटा राजन के लोगों ने पापा गौली की रेकी करना शुरू कर दिया था। वो दगड़ी चौल से कब बाहर आता है, कहां कहां जाता है, कब जाता है, उसके साथ कौन कौन रहता है, ये सारी डिटेल्स नोट की जाने लगी और छोटा राजन को दी जाने लगी। छोटा राजन ने इस ऑपरेशन के लिए 2 शूटर चुने थे, जिसके अंदर एक का नाम था अनिल बांबुडकर। 22 जनवरी 1990 का वो दिन था, 1990 का वो दिन था 22 जनवरी का, जिस दिन पापा गौली दगड़ी चौल से बाहर निकला। हमेशा की तरह जो उसका रूटीन था वैसे वो दगड़ी चौल से निकलकर माहिम के शीतला देवी मंदिर में गया। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही वो बाहर आया, 2 शूटर्स वहां पे गन लेकर खड़े थे। दोनों शूटर्स ने पापा गौली के ऊपर बंदूक तान दी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। दोनों शूटर वहां से भाग चुके थे और पापा गौली की लाश, खून से लथपथ लाश, रोड के ऊपर पड़ी थी मंदिर के बाहर। जब पापा गौली की लाश को दगड़ी चौल में लाया गया तो उसे देखकर अरुण गौली फूट फूट के रोने लगा। उसके भाई का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था, गुनाह की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी बेवजह उसका भाई मारा गया। यह देखकर गौली, अरुण गौली फूट फूट कर रोने लगा। पूरी गौली गैंग जैसे स्तब्ध हो चुकी थी, सुन्न हो चुकी थी। बढ़ती हुई गैंग वॉर की वजह से दोनों गैंग्स के अंदर जो ये वॉर हो रहा था, एक दूसरे के लोगों को मारा जा रहा था, इसकी वजह से अब मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड में आ चुकी थी। पापा गौली का मर्डर होने के बाद मुंबई पुलिस छोटा राजन को जगह जगह पर ढूंढ रही थी। छोटा राजन डी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था और छोटा राजन का अब मुंबई में रहना सेफ नहीं था और इसीलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए दाऊद ने यह फैसला किया कि वो छोटा राजन को परमानेंटली दुबई बुला लेगा। दुबई शिफ्ट होना छोटा राजन के जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। ऐसा नहीं है कि वो इसके पहले कभी देश से बाहर गया नहीं था, लेकिन परमानेंटली दुबई शिफ्ट होकर वहां से डी कंपनी का पूरा ऑपरेशन चलाना राजन के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने लगा। उसका अगला सफर कैसा था, जे हॉस्पिटल का शूट आउट क्यों और कब हुआ, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो सीरीज के अगले हिस्से में, 3rd पार्ट के अंदर। तब तक दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि जब तीसरा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।